सूचना आपको मिली थी, लेकिन जिस उत्साह से आए हैं आप, वो देखने लायक है। खुद आए हैं, अपनी धर्म पत्नियों को लाए हैं, अपने बच्चों को लाए हैं, दिल्ली जैसे शहर में और दिल्ली से बाहर से भी आए हैं। क्षत्रिय युवक संघ अब जो आगे विस्तार योजना के अनुसार कार्य कर रहा है, अब तक जो किया गया है उसमें समा नहीं रहा है। लोगों की इस उत्साह को रोका नहीं जा सकेगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं लगभग सभी प्रदेशों में क्षत्रिय युवक संघ का प्रवेश है, वहाँ शाखाएं लगती हैं, शिविर लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में भी शिविर लगे हैं। और वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ शाखाएं लगती हैं, उनकी रिपोर्ट आती है। लेकिन सघन कार्यक्रम राजस्थान और गुजरात में चल रहा है। और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में, यूपी में, चेन्नई में, पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में, यहाँ भी चल रहा है। लेकिन अब इसको विस्तार देना है। आज का कार्यक्रम जाने या अनजाने उसी विस्तार का एक अंग है। क्षत्रिय युवक संघ आप सबका आह्वान करता है कि आप अपना कर्तव्य समझकर इस, जैसा अभी बताया गया, कर्नल साहब ने बताया था कि इस प्रकार का संगठन कहीं यदि और हो तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी ऐसा ही वातावरण मिले तो आप वहाँ भी अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक सदे सब सदे, एक और सब साधे सब जाए। हमने जो रास्ता चुना है, समाज को अपना केंद्र बनाया है, और समाज को केंद्र बनाने के लिए पुरानी परंपरा के अनुसार रक्त के गुणों पर हमारे स्वभाव निश्चित होते हैं, और स्वभाव से हमारा कर्म निश्चित होता है। अपने स्वभाव के अनुसार इंद्रियां अपने आप में बरतती है। तो आपके अंदर सोई हुई रजपूती, आपके अंदर सोया हुआ क्षत्रियत्व है, उसी को अब बाहर प्रकट करना है। और वह कब होगा? आप यदि अध्ययन करते हैं तो अध्ययन रोज करना पड़ेगा, नित्य करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। तो क्षत्रिय युवक संघ ऐसी ही एक प्रणाली है। एक ही जगह पर शाखा लगती है और समय पर शाखा लगती है। ये नित्यता, नित्य और निरंतर काम हो, नियमित काम होने का है। ये हमारे स्वभाव में लाने के लिए क्षत्रिय युवक संघ से जुड़ना आवश्यक है। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं, ये जीवन भर का उद्देश्य जो भगवान ने निश्चित किया है। क्षत्रिय हैं तो क्षात्र धर्म तुम्हारा स्वभाव है, वो स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, उसका तुम पालन करो। वो हमको कहाँ पढ़ाया जाता है? आज की शिक्षण प्रणाली अभी तक हम तो निश्चित भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भारत देश शिक्षण नीति की बात अवश्य करते हैं, लेकिन किन मजबूरियों के कारण नहीं कर पा रहे हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन
हमको जो परोसा जा रहा है वो भारतीयता के विरुद्ध है, भारतीयता के अनुकूल नहीं है। जो अनुकूल नहीं है उसको हम यदि सीखने का प्रयत्न करेंगे तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद अनुमान तो ये था कि हम भारतीय बनेंगे, स्वराज आएगा और स्वराज भी आएगा, लेकिन न स्वराज आया न स्वराज आया। अभी तक हमारे अग्रगण्य आदरणीय नेता लोग भारत की आज़ादी के साथ से ही विदेशों में सीख करके आते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग बम बनाते हैं, वो लोग जो उनको विकसित माना जाता है, जो लोगों को कर्ज दे करके लोगों को अपने कब्जे में करते हैं, ये प्रणाली हमारी नहीं है। और उसको जिसके जहन में जो चीज़ है, तो हमारे नेता लोग, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम न लेकर के यही कहूँगा कि उनको भारतीयता की से मेरे दृष्टिकोण से कोई लगाव नहीं है। अपनी पार्टी का लगाव है, अपना नेता का लगाव है, देश का लगाव भी नहीं है, न हमारे समाज की कोई चिंता है। और इतने भयभीत हैं कि वो काम भी नहीं कर सकते, न सुखी रहते हैं न सुखी रहने देते हैं। ऐसे उलझे हुए उलझन भरे जीवन में वो स्वयं स्पष्ट नहीं, हमको क्या स्पष्टता देंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनत्व का खोज करें। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लोग वॉर के टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में भर्ती होने के लिए गए थे और फिर वॉर ख़त्म होने तक आ नहीं पाए। ऐसा ही एक सिपाही छुट्टी मिली 5 साल बाद में जवानों को, वो अपने गांव आया। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का पास था। वहाँ पुराने ज़माने में धर्मशालाएं बनी हुई होती थी। उस धर्मशाला में, एक धर्मशाला में वो जाके रात को रुका, इस कल्पना में सोया हुआ कि अब तो गांव बहुत नज़दीक है, सुबह मैं जाऊंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, अपने माँ बाप से मिलूंगा। लेकिन इसी सपनों में खोया हुआ था कि पड़ोस में एक कमरे में, जिसको कमरा नहीं कहते, कोठरी कहते हैं, तो वो वहाँ कोई बच्चा रो रहा था। उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के वो थोड़ा परेशान हुआ कि हम युद्ध में लड़ते लड़ते आए हैं, यदि सिविलियंस हैं, ये हमको सोने भी नहीं देते हैं। उनको नींद की पड़ी थी और उसकी माँ की उसकी बीमारी की पड़ी थी। वो रात को आई थी, शाम को आई थी, अंधेरा हो गया और एक धर्मशाला में ठहर गई, तो उसको खांसी आ रही थी बार बार। तो काफ़ी देर तक उसने इंतजार किया कि ये रुके, लेकिन नहीं रुकी खांसी। तो वो गया और लात की मारी किवाड़ के, तो किवाड़ अंदर धंस गया। अंदर बैठी हुई औरत और बच्चा वो घबरा गए। वो बेचारी देखी बाहर आ गई, तो उसने पूछा कौन हो तुम? तो वो बोल न सकी। तो पूछा कौन से गांव की हो? तो उसने देखा पराया आदमी है, मैं इसको कैसे बोलूं इससे। तो उसने एक अमुक गांव का नाम बताया, अपना गांव जो था। तुम्हारे पति का नाम क्या है? वो धीरे से बोली हमारे यहाँ पति का नाम लेते नहीं है। तो उसके दादे का नाम ले ले बच्चे का। तो धीरे से उसने नाम बताया। तब उसको पता चला कि ये तो मेरी पत्नी है। तो जो ठोकर मार रहा था गले लगा लिया, बच्चे को भी और बच्चे की माँ को भी। ये अपने और पराये में भेद होता है।
जब समझ में आया कि ये अपना है, तो फिर उसका दर्द कुछ और बन जाता है। ऐसा दर्द जब तक नहीं होगा हमारे देश के प्रति, हमारी मान्यताओं के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, तब तक न देश विकसित हो सकता। लोग उसको विकास मानते हैं कि पैसा कितना है, इंडस्ट्रीज कितनी खुली है, सड़कें कितनी बन गई है, बांध कितना बन गया है, लेकिन ये आदमी इंसान बना है कि नहीं बना है, इसकी अभी भी कोई फिक्र नहीं है। बहुत जगह जाता हूँ, सब लोग शिक्षा की बात करते हैं। तो कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हो? बहुत जगह पर ऐसी जगह जाने का मौका मिलता है और मुझे बोलना पड़ता है, तो मेरी बात लोगों को सुहाती नहीं है। देश अभी आज़ाद हुआ ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। न विदेश नीति हमारी है, न राष्ट्रीय नीति हमारी है, न कोई आर्थिक नीति हमारी है, कुछ भी तय नहीं कर पाए हैं। संविधान पलटने में रह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आवश्यकता पड़ने पर संविधान को न बदला जाए, लेकिन ये अपनी आवश्यकता को लोग ध्यान में रखते हुए पूरे संविधान को पलट देते हैं। आपातकाल भी इसी कारण हुआ था 1975 में, अपनी सुविधा के लिए संविधान को बदल डाला। तो वो ऐसे लोगों से जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा कल्याण करेंगे, ये हमारे लिए अच्छे राष्ट्र के लिए कानून बनाएंगे, और एग्जीक्यूटिव लोग हैं, प्रशासन चलाने वाले लोग हैं और न्यायालय के लोग हैं, अब सब पर पानी फिर गया। कहीं कोई इंसानियत दिखाई नहीं पड़ती, कहीं कहीं कोई सितारा सा चमकता हुआ नेता भी दिखाई देता है, कहीं कहीं कोई न्यायालय का आदमी भी, जज भी अच्छे दिखाई देते हैं, कहीं कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छे देते हैं, बाकी सब तो पार्टियां साफ है। उन लोगों से हम क्या उम्मीद करें? तो इस देश में रहना है तो रहेंगे तो उनके साथ, लेकिन हमारी सभ्यता को हमको ही बनाना पड़ेगा। और क्षत्रिय युवक संघ यही काम कर रहा है। जो शिक्षा पाठशालाओं में नहीं मिलती, वो शिक्षा यहाँ मिलती है। इतिहास ही जब गलत पढ़ा दिया जाता है, हमको तो ये बता दिया जाता है कि हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो बाहर से आए हुए हैं। और वो लिखने वाले कौन है? और उसको सही मान करके हमारे अध्यापक भी पढ़ा रहे हैं, और विद्यार्थी की तो क्या औकात है, वो तो वही कहेगा। उसके बाप का नाम यदि श्रवण सिंह है, वो कोई सुजान सिंह पढ़ाएगा तो पढ़ना पड़ेगा, श्रवण सिंह लिखने पे फेल हो जाएगा। तो ऐसे झूठी बातें पढ़ पढ़ करके हम पास होकर के डिग्रियां ले रहे हैं, तो कैसी शिक्षा है ये? उसको बदलने के लिए क्षत्रिय युवक संघ स्वयं प्रशिक्षण करता है, और वो प्रशिक्षण करता है, निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। अपने आप को बनाओ, पूरा जगत बन जाएगा। उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा नहीं बहुत समय लगता है। और क्षत्रिय युवक संघ कहता है कि डटे रहो, हम मर भी जाएंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा। हम आखिर मर करके भी यहीं आने वाले हैं। यदि हमने यही जीवन भी जिया है तो हमारी यही संस्कार रहेंगे, हम वापस इसी कौम में आकर के जन्म लेंगे, इसी देश में आके कर जन्म लेंगे। हमारे लिए कितनी सुखद बात है कि भारतवर्ष जैसे देश में मानवीय मूल्यों वाले, दूसरों के लिए जीवन दान देने वाले ऐसे देश में पैदा हुए हैं, और दूसरी हम ऐसी कौम में पैदा हुए हैं जो दूसरों के लिए दान, शीश दान भी देना पड़े तो हम हिचकेंगे नहीं। ये हमारे पूर्वजों का इतिहास अभी कर्नल साहब ने बताया कि हम इस प्रकार का काम, लेकिन धीरे धीरे कुछ खामियां भी हुई। हमारे इस 500 साल में हमने वीरता में कोई कमी नहीं रखी। जितनी सतियाँ इन दिनों में हुई, जितने जौहर इन दिनों में हुए, ऐसे पर कभी हुए सुना नहीं। ने महाभारत में सुना और न रामायण में सुना पढ़ा। लेकिन इसके बाद में भी कुछ चारित्रिक कमियां भी आई है। जोधपुर, उदयपुर
और जयपुर ये कन्या के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ये कन्या मेरी है, ये मेरी सगाई की हुई है, ये इसको मैं लिखूंगा। तो जिस धरती के ऊपर जो धरती माता है उसके वो पति बन गए, धनी बन गए, ये भाव ही गलत हो गया। जिस समाज के हम सेवक हैं, पुत्र हैं, उस समाज के भी धनी बन गए। थोड़ा सा कुछ बना और वो मालिक बनने की कोशिश करता है, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो। क्षत्रिय युवक्षण ये नहीं करता। क्षत्रिय युवक्षण कहता है कि समाज को कभी विकसित करने की, समाज को कभी सुधार करने की बात मत करना, क्योंकि समाज हमारी माँ है। माँ का न विकास होता है न उसको सुधारा जाता है, उसकी बंदगी की जाती है। तो इस देश को बंदगी समझे, हमारी माँ समझे और उसकी सेवा करे। इस समाज को माँ समझे और इसकी सेवा करे। तन सिंह जी ने एक बार एक शिविर में कहा कि मुझे स्पष्ट एक नारी का चित्र दिखाई दे रहा है जिसके एक आंख में आंसू है और एक आंख में मुस्कुराहट है। ये कैसे संभव है? लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया वो आंतरिक अनुभव था, उसका अर्थ बताया। आंसू इसलिए है कि इतने लाखों बेटे हैं मेरे, वो समाज, वो नारी रूपी माँ कह रही है, वो समाज कह रहा है, लेकिन मेरे तो चित्रे ही फटती है, मेरी तो लज्जा ढकने जैसी ही नहीं है। इन लोगों से ये काम भी नहीं होता। ये गिरावट का एक सपना है, दिखाई दिया हुआ अनुभव है। और फिर मुस्कुराहट किस बात की है कि कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो बिना सिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन समाज के लिए अपना जीवन दान दे बैठे हैं, जो केवल समाज के लिए जी रहे हैं। इसी प्रकार का एक क्षत्रिय युवक संगठन है जिसकी आज अपन यहाँ बैठक कर रहे हैं, उसका स्थापना दिवस मना रहे हैं। आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में अब स्थापना हो जाए, ये मैं आशा करता हूँ। हम सब मिलकर के कोई काम करेंगे, ऐसा क्षत्रिय युवक्षण नहीं कहता है। एक व्यक्ति का चिंतन सबको पीछे चलने के लिए विवश कर देता है। एक से अनेक और अनेक से एक, ये प्रक्रिया है क्षत्रिय युवक्षण। तो तन सिंह जी ने अकेले ने ये विचार किया और अपने जीवन को लगा दिया उसमें। तो धीरे धीरे उनके पास आने लगे लोग, उनकी उम्र के लोग भी, उनकी बड़ी उम्र के लोग भी, और बहुत से आकर के उन्होंने उस एक मत को स्वीकार कर लिया। एक से अनेक हुए, अनेक से एक हुए। हम पूरे भारतवर्ष में इसी प्रकार का अभियान चलाना चाहते हैं और उस सब में सभी के सहयोग की आकांक्षा है। जय संघ शक्ति। श्री क्षत्रिय संघ का साहित्य का स्टॉल हमारे इस तरफ लगा हुआ है। कार्यक्रम समापन के पश्चात आप सभी लोग संघ का साहित्य लेके जाए। क्षत्रिय क्या है, क्या काम करता है, क्या उसका दर्शन है, क्या फिलॉसफी है, हमारी क्या विचारधारा है, वो पूरा साहित्य